हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल। इंश्योरेंस को सोशल सिक्योरिटी टूल क्यों कहा जाता है? इस टॉपिक पर इंश्योरेंस रिड्यूसेस द रिस्क इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड thus इट इज़ ट्रीटेड एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल। इंश्योरेंस जो है हमारी लाइफ, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी रिस्क है उसको कम करता है, इसीलिए इसको सोशल सिक्योरिटी टूल का नाम दिया गया है। इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। इन अ सोशलिस्ट सिस्टम जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सोशल सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स। जो गवर्नमेंट है उसे अपने सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है। और डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है, it is very difficult for the government to provide all type of social security to its citizen। गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो हर तरीके से सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। तो इसीलिए आर्टिकल 41 के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो हमें कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड कराते हैं, हमारे लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्डनेस एंड सिकनेस within the limits of its economic capacity and development। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 41 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लेगिस्लेशंस पास किए हैं टू प्रोटेक्ट द राइट एंड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू सिटीजन्स। वो क्या क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 की। तो ये जो फर्स्ट एक्ट है ये सिटीज़न वेलफेयर के लिए बनाया गया है एंड स्पेशली फॉर लेबर वेलफेयर के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के अंदर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लाइबल है किस चीज़ के लिए? टू पे कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर काम के दौरान जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, जो वर्कर्स हैं उनके, अगर उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान हो जाता है, उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं लाइबल है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराने के लिए। These accidents should happen at the time of work। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो काम के दौरान ही एक्सीडेंट्स होने चाहिए। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इस एक्ट के अंदर जो मेडिकल केयर है वो वर्कर्स को प्रोवाइड कराई जाती है और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर द कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस फंड्स। इसके अंदर जो फंड्स इकट्ठे होते हैं वही सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सैलरी का कुछ कुछ हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। आउट ऑफ द फंड जो डिस्पेंसरीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल हेल्प टू वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कुछ कुछ काम की जगहों पर, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में, कुछ कुछ कंपनीज के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है या फिर उनके बिल पास किए जाते हैं, उनका जो मेडिकल का खर्चा है वो बचाया जाता है कंपनीज की तरफ से। इसी के अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 की। दिस एक्ट प्रोवाइड्स द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी टू अ पर्सन इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, डेथ, डिसेबलमेंट आफ्टर हिज कंटिन्यूएशन और सर्विस ऑफ 5 years। अगर कोई पर्सन 5 साल तक काम करता है तो उसके बाद उसको ग्रेजुएटी के फॉर्म में बेनिफिट्स दिए जाते हैं या फिर आप पेंशन स्कीम कह सकते हो। पेंशन जो है प्रोवाइड कराई जाती है एक पर्सन को जब भी वो अपना जो ड्यूटी का पीरियड है वो कंप्लीट कर लेता है। दिस एक्ट कंट्रीब्यूट टू हिज प्रोस्पेरिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और फॉर फैमिली एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर किसी पर्सन की उसकी जॉब के टाइम पर डेथ हो जाए तो उसके बाद उसकी फैमिली को वो बेनिफिट दिया जाता है। नहीं तो एक पर्सन की जब भी वो काम कर रहा है, किसी कंपनी के साथ जुड़ा है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा है, तो वो रिटायरमेंट के बाद उसको बेनिफिट वहाँ से इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजुएटी मिलता है। देन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1988 की बात करते हैं। अमेंडमेंट इन द एक्ट मेड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपल्सरी। इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी के लिए किए गए हैं। उनके लिए कंपल्सरी
जो पेमेंट है वो बनती है। वो कैसे अभी बात करते हैं। ये जो एक्ट है प्रोवाइड कराते हैं पेमेंट ऑफ ₹50,000 इन केस ऑफ डेथ। अगर एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट के टाइम पर जिस पर्सन से एक्सीडेंट हुआ है और उस केस में डेथ हो जाए तो उस पर्सन के ऊपर पेनल्टी पड़ती है ₹50,000 की, उसको पे करना होगा। देन in case of serious injury ₹25,000 whether the fault was the driver owner or not, या ड्राइवर का या ओनर का फॉल्ट है या नहीं है, उस केस में भी उनको ये पेमेंट करनी है। अगर हिट एंड रन का केस है तो उस केस के अंदर जो ₹25,000 है ₹25,000 एंड ₹12,500 जो है पे करने पड़ते हैं फॉर डेथ एंड सीरियस इंजरी रिस्पेक्टिवली। देन हम बात करते हैं इसी के अंदर पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 की। पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 में ये कंपल्सरी है फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेज टू इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट एनी untoward happenings so that the immediate help is made available to the victims from the insurance companies। जैसे कि जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, अगर किसी भी तरह से उनको कोई नुकसान हो जाए तो जो भी विक्टिम्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, अगर उनको नुकसान हुआ है तो उनको इंश्योरेंस कंपनीज इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड कराती है इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की। इट इज़ अ लेजिस्लेशन विच वॉज इनेक्टेड इन 2007 और इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी वारिस है उसके लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, जो भी चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, उनको अपने पेरेंट्स को और जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं और जिनसे वो जुड़े हुए हैं उनको वो मंथली मेंटेनेंस अलाउंस उनको देना होगा। तो ये सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के बेनिफिट के लिए ये एक्ट बनाया गया है। देन बात करते हैं द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 की। इसके अंदर जो वेलफेयर स्कीम्स है विल बी रिलेटेड टू द मैटर्स कनेक्टेड विद लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, हाउसिंग की फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयज़ इंजरी बेनिफिट हो गया, एजुकेशनल स्कीम्स फॉर चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज होम एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। देन इन एडिशन टू अबव एक्ट जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ नंबर ऑफ स्कीम्स भी चलाई हैं। वो क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम की। जैसे विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो कैटल्स पर ज़्यादा निर्भर हैं या फिर खेती बाड़ी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो कैटल्स की जो इंश्योरेंस है लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कराई जाती है, जिसके अंदर जो कैटल्स के रिगार्डिंग जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चाहे उनकी फीड को लेकर हो या फिर उनकी हेल्थ को लेकर हो, तो वो सारे के सारे बेनिफिट्स इसमें उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। देन आम आदमी बीमा योजना की बात करते हैं। इस स्कीम के अंदर जो डेथ है और डिसेबिलिटी है इंश्योरेंस फॉर रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, जो गांव में रहते हैं, जिनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं। देन नेशनल पेंशन स्कीम नाम से ही क्लियर है, ये जो स्कीम है ये कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम है। इन दिस स्कीम जो एम्प्लॉयज़ हैं हैज़ टू कंट्रीब्यूट मिनिमम ऑफ ₹6,000 पर ईयर और जो एम्प्लॉयर है उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है उनको पेंशन्स प्रोवाइड कराती है, या फिर अभी हमने पढ़ा कि अब जो पेंशन स्कीम है उसको गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या कर दिया है, NPS स्कीम बना दिया गया है। तो ये कुछ एक स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, कुछ एक एक्ट से, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी सोसाइटी है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसीलिए इंश्योरेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस इज़ नोन एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। किन किन वजह से इंश्योरेंस को सोशल सिक्योरिटी टूल कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की ही। इंश्योरेंस कैन बी यूज एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल विच अदरवाइज गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड। यहाँ पे बताया गया है कि सोशल सिक्योरिटी कैसे है, जैसे कि हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कई बार हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते। एक सिटीज़न को
तो उसके लिए जो है इंश्योरेंस हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंशन पहले थी लेकिन अब नहीं है, लेकिन पेंशन स्कीम के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी है ना, हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमारी जॉब चली भी जाती है तो उसके बाद भी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि वन कैन गेट हिमसेल्फ सिक्योर्ड बाय टेकिंग फर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी एक्सेट्रा। हम इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं हम ले सकते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में आप हो और आपने बेनिफिट लिए हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज के, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड है, गवर्नमेंट में सैलरी के साथ मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर कुछ अदर बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि हाउस फैसिलिटीज़ मिलती है, क्वार्टर्स मिलते हैं। तो इस सब के अलावा आप एक्सीडेंटल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट हमें नहीं प्रोवाइड कराती, तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो है आप लेकर इंश्योरेंस कंपनी से अपनी सोशल सिक्योरिटी ले सकते हो, फील कर सकते हो कि आप सोशली सिक्योर हो। देन हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बना रहता है इंश्योरेंस के ज़रिए। हमारी जो लेवल ऑफ वेल्थ है, कंफर्ट है, मटेरियल गुड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो पूरी हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास जो सेफ्टी है वो एक तरह से हम फील करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, गुड क्वालिटी एजुकेशन हमें मिलती है, क्लाइमेट की वजह से, कुछ चेंजेस की वजह से अगर कुछ नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि हमने बात किया था लास्ट टाइम क्रॉप के रिगार्डिंग की, क्रॉप इंश्योरेंस भी लोग कराते हैं, फार्मर्स कराते हैं, क्लाइमेट की वजह से डैमेज हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंश्योरेंस के अंदर कवर की जाती है, और इंश्योरेंस हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। देन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, अ फैमिली डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग हैंड, और एक अर्निंग हैंड अगर किसी भी तरह से उसको डैमेज हो जाता है या वो किसी भी रीज़न की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या है, यही तो है कि फैमिली विल लॉस इट्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देन अर्निंग हैंड जो है सफिशेंटली अगर इंश्योर्ड होगा तो फैमिली को किसी भी तरह का लॉस इकोनॉमिकली फेस नहीं करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्टगेज। मॉर्टगेज जैसे यहाँ पे कहा गया है कि इन केस अ पर्सन टुक द लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड डाइज सडनली, किसी पर्सन ने कोई लोन लिया था और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली को काफ़ी ज़्यादा उसके लिए सरवाइव करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इफ़ द पर्सन हैज़ द इंश्योरेंस, अगर उसके पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अमाउंट जो है डिपेंडेंट्स को दे देती है, और वो इजीली जो लोन की पेमेंट है वो कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स, अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है लोन लेने के बाद। देन आता है फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर नीड्स की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस क्या है, इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर कंपनसेटिंग द फ्यूचर नीड्स, लाइक ओल्ड एज नीड्स हो गई हमारी, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन नीड्स हो गई, मैरिज हो गई, सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं, और हम इसके अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और अपनी फ्यूचर नीड्स को जो है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं। देन आता है सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस। अगर हमें बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो जाता है, हमने कोई नया बिजनेस ओपन किया था, अब बिजनेस है तो रिस्क तो बना ही रहता है, ज़रूरी तो नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन ने नया बिजनेस ओपन किया है और उसके पास बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसने कम अमाउंट में ही अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था और उसको सडनली लॉस हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड सा लॉस हो जाता है, तो अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है तो उसको किसी भी तरह का रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेनिफिट उनको मिल जाता है। देन आता है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी इसको कहा गया है कि आप अपनी जो पॉलिसी है उसको कहीं प्लेज कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो, रेगुलर आपकी सेविंग होती रहती है इसके ज़रिए, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, रिटर्न ऑफ कैपिटल आर द बेसिक फीचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो कि ईजिली हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपनी के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो हम अकेले थोड़ी ना करा रहे हैं, हमारे साथ बड़े सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस करा रहे हैं, और एक ही टाइम पर सभी को भी लॉस नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है कि वो सारा का सारा अमाउंट अपने पास इकट्ठा करके रखती है, और जब किसी पर्सन को ज़रूरत पड़ती है तो उस अमाउंट में से उस पर्सन को क्लेम दे देती है। लेकिन अगर फिर भी कुछ सरप्लस अमाउंट कंपनी के पास होता है तो कंपनी क्या करती है, उसको आगे जो है सर्कुलेट कर देती है। जैसे बिग कंपनीज को अगर चाहिए तो वहाँ पर उनको लोन भी दे देती है। तो इसकी वजह से क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है, काम क्योंकि चलता रहता है रेगुलर बेसिस पर, और
जो कैपिटल रिटर्न है वो भी चलती रहती है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। तो एक तरह से रेगुलर सेविंग भी होती रहती है लोगों की। देन है एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर अभी हमने पढ़ा भी था लास्ट टॉपिक में कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेते हैं, और एम्प्लॉय जो है वेलफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर सिंस द वर्कर और एम्प्लॉय आर वर्किंग फॉर देम। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी वर्कर के अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपस में कैसे रिलेट करते हैं। जो मेन गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इज इम्प्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसकी वेल बीइंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करना, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है अगर हमें कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्रीज हमें प्रोवाइड कराती हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू द फॉलोइंग। कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनसे पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ज़रिए। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रूव फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ फर्म्स। जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प लेती हैं। इंश्योरेंस कंपनी उनकी हेल्प करती है, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, उन्हें कैपिटल जो है प्रोवाइड कराती है। जब भी उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स है उस टाइम में उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अगर वो उन्होंने कंपनी की इंश्योरेंस ना करा रखी हो, और अगर लॉस होगा तो उस केस में उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रूव्स फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ फर्म। इंश्योरेंस जो है हमारी फर्म्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराती है। जब भी एक्स्ट्रा फंड्स की नीड होती है तो इंश्योरेंस जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट देती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द इंश्योरेंस, जो स्मॉल फर्म्स हैं मे हैव टू फेस द हार्डशिप इन केस ऑफ एडवर्स इवेंट्स, और जो लार्ज फर्म्स हैं हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल इन द बिजनेस। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा अपना बिजनेस में लगाया होता है, और अगर किसी भी तरह से उनको लॉस हो जाए और इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर कंपनीज ने नहीं ली हुई है तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो इंश्योरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराता है अगर किसी भी तरह की वर्स्ट सिचुएशन हमारे सामने आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्स्ट सिचुएशन लॉस में ही हो, वो किसी भी तरह से हो सकती है। नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से, आग लगने की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस केस में भी जो कंपनीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो उस केस में भी जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराती हैं। जैसे आपने फायर इंश्योरेंस का सुना ही है, आपने कार्गो इंश्योरेंस के बारे में सुना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट की। इंश्योरेंस जो है इनकरेज करते हैं नई एंटरप्रेन्योर्स को कि वो बिज़नेस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो रिस्क रहता है उनके माइंड में वो इंश्योरेंस की वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज हमें क्लेम प्रोवाइड कराती हैं, हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मार्केट में आने से डरते नहीं हैं और वो नए नए रिस्क लेकर अपने बिजनेस को करना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस जो है वो हर्डल्स को ख़त्म करती हैं। अलग अलग तरह की इंश्योरेंस जो है अलग अलग तरह की गारंटी प्रोवाइड कराती है रिस्क के अगेंस्ट, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प एंटरप्रेन्योर्स को मिल जाती है। इसी तरह से कहा गया है कि अगर नॉन इंश्योरेंस है तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, इनोवेशन करने से डरती हैं। उनको लगता है कि अगर हम नया कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई कोई चीज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमें फेलियर का सामना करना पड़े, हो सकता है हमारा नया एक्सपेरिमेंट ना सूट करे हमें। तो ये सारी चीज़ें उनको रोकती हैं नई इनोवेशन करने से, लेकिन इंश्योरेंस के ज़रिए जो इनोवेशंस है मार्केट के अंदर पॉसिबल हो सकती हैं। देन हम बात करते हैं रिलीजेस प्रेशर फ्रॉम स्टेट फंड्स। अब गवर्नमेंट जो है
काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कराती है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर, पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में खर्च करती है, सोशल बेनिफिट्स में खर्च करती है। अब गवर्नमेंट के ऊपर भी इन सब चीज़ों का प्रेशर रहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की फॉर्म में इन 2004। इस स्कीम के अंदर जो पेंशन लाइबिलिटीज़ है उससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिला है, वो काफ़ी ज़्यादा जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। कैसे कम हुई है? जो पेंशन का पैसा है लोगों को मिलता था, जैसे हर महीने पेंशन मिलती थी, तो अब जो है एनपीएस स्कीम के ज़रिए जो लमसम अमाउंट है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग की। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वर्क करती हैं, काम करती हैं एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि जहाँ पर भी पैसा चाहिए, जहाँ पर भी पैसे की कमी हो वहाँ पर फंड्स को पहुँचाना, तो वही काम इंश्योरेंस कंपनी भी करती है। ये पब्लिक से प्रीमियम का पैसा कलेक्ट करती है और वो इकट्ठा पैसा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं आगे कंपनीज को देती हैं, फर्म्स को देती हैं, लोन की फॉर्म में देती हैं या फिर इन्वेस्ट करती हैं सिक्योरिटीज़ में या फिर कैपिटल मार्केट को प्रोवाइड कराती हैं, तो जिससे जो मनी है वो सर्कुलेट होती रहती है और उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर होता है। देन बात करते हैं प्रमोशन ऑफ सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट। जो सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट है वो पॉसिबल है इंश्योरेंस के ज़रिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है फिक्स रहता है अकॉर्डिंग टू एज, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अदर फर्म्स हैं और हाउस होल्ड इंडिकेटर्स हैं, उनमें एक रिस्क लेवल बना रहता है। तो उस रिस्क लेवल को कम करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अलग अलग तरह का प्रीमियम चार्ज करती हैं। अलग अलग तरह के प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो है हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। देन बात करते हैं फोस्टर स्टेबल कंजप्शन की। कंजप्शन जो है मेन ड्राइवर कहा गया है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ का, बिकॉज कंजप्शन की वजह से जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। अगर हम कंज्यूम ज़्यादा करेंगे मीन्स कि हमारी डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, देन प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओल्ड एज नीड। जो अगर स्टेबल रहेगी हमारा कंजप्शन पैटर्न तो हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस जो है एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है और जो ओल्ड एज नीड है, पेंशंस स्कीम्स हैं या फिर मैरिजेस, सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थ केयर, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंश्योरेंस सर्व्स अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल इकोनॉमिक फंक्शंस that are largely different from other type of financial intermediaries. This sector work as catalyst for economic development. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा, जिससे आपको समझ में आया होगा कि इंश्योरेंस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराता है। थैंक यू।